जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वाक्य के हमने पहले 2 वीडियो डाल दी हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये आगे आपको समझ आएगा। चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा देख लीजिए वीडियो को, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आज रचना के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है। तो एक होता है सरल वाक्य, साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं। देखिए वाक्य क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसके नियम कानून है, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, वो अभी मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो सरल वाक्य समझिए, जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य एवं केवल एक ही विधेय होता है। देखिए अब उद्देश्य विधेय क्या होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। ठीक है, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, ये जो उद्देश्य है ना इसको हम बोलेंगे कर्ता, और ये विधेय को बोलेंगे क्रिया। ठीक है, तो जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो, कर्ता हो एवं केवल एक ही क्रिया हो, उसको हम सरल वाक्य बोलते हैं। जैसे सुरेश गाता है, दिनेश ने भोजन किया। सुरेश गाता है, दिनेश ने भोजन किया। या फिर इसी तरह और ले सकते हैं, जैसे राम श्याम गाना गाता है। राम श्याम और गोपाल गाना गाते हैं। देखिए जिसमें पहले देखिए इसमें सुरेश गाता है। जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक होता है तो इसमें केवल एक ही करता है और एक ही क्रिया है। गाता एक क्रिया है। दिनेश ने भोजन किया, इसमें भी एक करता और एक क्रिया है। उसी प्रकार राम और श्याम, फिर राम श्याम है ना। देखिए मेरा हिंदी थोड़ा से लिखता सही हूँ, मेरा ठीक से जो पेन है वो चल नहीं पाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे चीज़ों में। तो राम श्याम और गोपाल गाना गाते हैं। राम श्याम और गोपाल गाना गाते हैं। इसमें देखिए कितने करता है, 1 2 और 3, ये सब करता है गाना गाने के लिए जो क्रिया कर रहा है। और क्या करते हैं, तो गाना गाते हैं। गाना एक कर्म हो गया और गाते एक क्रिया हो गया। ठीक है, तो सरल वाक्य समझ आया। जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो लेकिन केवल एक ही कार्य हो। करने वाले बहुत होंगे लेकिन काम एक ही होगा। जैसे राम और श्याम गोपाल, तो करने वाले 3 हैं लेकिन कार्य एक ही होता है, गाना गाने का। एक ही साथ गाते हैं कि अलग अलग गाते हैं, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई भी काम एक साथ करते हैं कि बार बार करते हैं, ये मैटर नहीं करते, लेकिन एक ही काम होना चाहिए, वो एक सरल वाक्य है। ठीक है, अब देखते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य क्या होता है, एक सरल वाक्य है एवं एक आश्रित होगा ना, ये आश्रम लिख दिया हूँ मैं, ये आश्रित वाक्य हो। अब आश्रित वाक्य या उपवाक्य क्या होता है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है, वो आप वीडियो जाके देख लीजिए। फिर भी यहाँ एक बता देता हूँ, ऐसे वाक्य जो जिनका अर्थ पूर्ण ना हो। जैसे राम ने बोला, देखिए ये हमारा अर्थपूर्ण तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। ये हमारा निरर्थक वाक्य नहीं है, सार्थक ही है, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे राम ने बोला, अब राम ने क्या बोला, किसको बोला, कैसे बोला, ये सब चीज़ पता नहीं चल पा रहा है ना, मतलब कुछ जानने की इच्छा हो जाती है। राम ने बोला, या फिर इतने शब्द लिखने के बाद या फिर इतने शब्द बोलने के बाद एक जिज्ञासा आती है कि आखिर राम ने क्या बोला। तो इतने शब्द को जो हमारा जिज्ञासा उत्पन्न कर दे या फिर कम भाव प्रकट करे, है ना, पूरा भाव प्रकट ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे उपवाक्य या फिर आश्रित वाक्य। ठीक है, उपवाक्य या फिर आश्रित वाक्य इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको उपवाक्य या फिर आश्रित वाक्य बोलेंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एक सरल वाक्य मैंने ऊपर लिखा है, और एक आश्रित वाक्य, जैसे बार बार आश्रम हो जा रहा है, ये आश्रित है ना, आश्रित वाक्य हो। जैसे चोर ने देखा, देखिए ये हमारा चोर ने देखा, ये हमारा उपवाक्य है। ठीक है, उपवाक्य है। उसके बचाव का कोई उपाय नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले जो जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है मिश्र वाक्य में पहले एक जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है ना, कि चोर ने देखा कि उसके बचाव का कोई उपाय नहीं है ना। इसमें जैसे ही आपको पता चला कि चोर ने देखा, तो क्या देखा कि उसके बचाव का कोई कारण नहीं है। एक में एक जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है। जैसे जिसमें दया नहीं, जिसमें दया नहीं वह व्यक्ति पशु के समान है। तो ये भी आधा वर्ड है, जिसमें दया नहीं, इसको ये पूरा कर रहा है,
वह व्यक्ति पशु के समान है। तो इसको बोलेंगे मिश्रित वाक्य, ठीक है, इसको बोलेंगे मिश्रित वाक्य, ठीक है। एक सरल वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। तो इसमें जो आश्रित वाक्य पहले आता है कि चोर ने देखा कि उसके बचने का कोई उपाय नहीं है, ये हमारा सरल वाक्य रहेगा इधर का, और ये हमारा उपवाक्य है। ये सरल है और ये उपवाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है, ठीक है। ये सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य है और ये उपवाक्य है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिश्रित वाक्य। फिर समझिए एक सरल वाक्य जी मतलब मिश्रित वाक्य ऐसा है जिसमें आपको कुछ जानने की इच्छा प्रकट कर दे, जिसमें जिज्ञासा प्रकट हो जाए, वो होता है मिश्रित वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा लास्ट संयुक्त वाक्य। दो सरल वाक्य, एक सरल एक मिश्र वाक्य, समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। समुच्चय के बोधक क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ, आप उसको पहले देख लीजिएगा। तो दो सरल वाक्य, एक सरल वाक्य, दो सरल वाक्य, एक सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक जैसे सोहन आया और विजय गया, सेहन लिख दिया मैं, ये सोहन है ना, ये सोहन है। सोहन आया और विजय गया, देखिए सोहन आया विजय गया, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। ये दोनों सरल वाक्य हैं, सोहन आया और विजय गया। तो ये जो है ना और से जुड़ा हुआ है, ये जो है ना हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। तो ये जो और है वो समुच्चय बोधक शब्द है, ठीक है। उसी तरह रवि मेहनत करता है, रवि जो है मेहनत करता है, उसे फल नहीं मिलता। दो ठो शब्द है, रवि मेहनत करता है उसे फल नहीं मिलता, ये दो अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है। इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, किंतु। इसमें जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, ये वही है, ठीक है। सोहन आया और विजय गया, सोहन आया और विजय गया। रवि मेहनत बहुत करता है किंतु फल नहीं मिलता, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, है ना। या फिर इसके जानने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि आप समुच्चय बोधक आपको कहीं दिख गया तो आप इसको 90% जो चीज़ है वो आप संयुक्त वाक्य में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सोहन आया और विजय गया, रवि मेहनत करता है किंतु पर सफल नहीं होता, और आज मुझे काम इसलिए मैं आया नहीं। तो इसे जानने से पहले आप ना समुच्चय बोधक वाला एक वीडियो मेरा देखना चाहिए। उसके बाद क्या क्या समुच्चय बोधक मैं पढ़ाया हूँ उससे आपको सब चीज़ पता चल जाएगा। तो ये होता है हमारा संयुक्त वाक्य यहाँ पे ख़त्म। अब इसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कि वाक्य कैसे बदलता है ना। वाक्य कैसे बदलता है इसको हम यही देख लेते हैं। वाक्य में परिवर्तन, जैसे शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया, एक सरल वाक्य है। शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। अब मैं इसको लिखता हूँ सरल वाक्य को, शोर मचाने वाला, ठीक है। अरे यार पेन से लिखते हैं अच्छा से बनता नहीं है। शोर मचाने, देखिए मैं पेन अच्छा से लिख नहीं रहा है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ मौखिक इसमें, ठीक है। इसमें एक वाक्य है शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया, ये आपका सरल वाक्य रहेगा, ठीक है। ये आपका रहेगा सरल वाक्य, शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। मिश्र वाक्य क्या होगा, जिस बालक ने शोर मचाया था वह पकड़ा गया, ठीक है। जिस बालक ने शोर मचाया था वह पकड़ा गया, जिस बालक ने शोर मचाया था वह पकड़ा गया, ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। जिस बालक ने शोर मचाया था वह पकड़ा गया। अब देखिए वह पकड़ा गया, एक आप में जागृति उत्पन्न हो रही जानने की, वह पकड़ा गया। तो मैंने बताया था कि जो इसमें जानने की इच्छा जागे जिस वाक्य से, वो होता है मिश्र वाक्य। अब संयुक्त तो देते हैं कि बालक ने शोर मचाया था इसलिए पकड़ा गया, इसमें कुछ कारण सूचक दिया जा रहा है, या फिर इसमें संबंध बोधक कुछ चीज़ें हैं। उसी प्रकार दूसरा है कि बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शांत रहते हैं। बच्चे जो है बच्चे शिक्षक के सामने कक्षा में शांत रहते हैं, या फिर बच्चे कक्षा में शिक्षक के सामने शांत रहते हैं। ये सरल वाक्य है। मिश्र होगा, जब तक शिक्षक कक्षा में रहते हैं तब तक बच्चे शांत रहते हैं, और शिक्षक कक्षा में होते हैं इसलिए बच्चे शांत रहते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा वाक्य जो है, ऐसा सेंटेंस यदि आपके क्वेश्चन में आ जाए आपके एग्ज़ाम में, तो आप संबंध बोधक
संयुक्त वाक्य के चयन के लिए आप संबंध बोधक जितने भी शब्द हैं उसको याद कर लीजिएगा, तो वो आपसे बन जाएगा या आप उससे पहचान लेंगे। और जो जिज्ञासा वाली बातें हैं वो आपको मिश्र वाक्य से समझ में आ जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।